गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 2.3 पार्ट करने जा रहे हैं। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद या ऐसे बोल सकते हैं ऐप परिवर्तनवाद, ठीक है, का जन्म होना कैसे हुआ। पहले तो कंजर्वेटिज्म का अर्थ समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब कहने का मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरागत हो या स्थापित संस्थानों के परंपरागत जो भी हो, स्थापित संस्थान हो, विचार हो, रिवाज हो, उन पर जोर देता हो, जो कि तेज़ बदलाव ना हो, एक धीरे धीरे क्रमिक बदलाव हो या विकास को प्राथमिकता देता हो, उसे ही रूढ़िवाद बोलते हैं या अपरिवर्तनवाद बोलते हैं। यानी परिवर्तन तो हो लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, इसको रूढ़िवाद बोलते हैं। तो आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन सरकार रूढ़िवाद भावना को मानते हैं या उस पर अमल करते हैं। उसके बाद रूढ़िवाद मानते थे या विश्वास करते थे कि हमें स्थापित करना चाहिए परंपरागत जितने भी जो संस्थाएं हैं समाज में, या कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये सिंपल सी बात कही गई है कि रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य में या समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र हो गया, चर्च हो गया, सामाजिक ऊंच नीच है, या हायरार्की का मतलब ये होता है कि क्रम, ठीक है, फर्स्ट पायदान पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा। जैसे कि फ्रांस में था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के बारे में बताया गया था। तो उनको बांटना, तो वो यानी कि सीधी सी बात है ऊंच नीच का फ़र्क, ठीक है। उसके बाद संपत्ति का, परिवार, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे, ठीक है, ये बात थी। उसके बाद देखते हैं, आया समझ में? दोबारा बता देता हूँ इस लाइन का कि रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक जो संस्थाएं थी जैसे कि राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति है, परिवार को बनाए रखना चाहते थे। फिर भी अधिकतर रूढ़िवाद लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे रूढ़िवाद लोग थे जो कि वो उस समाज में वापस नहीं जाना चाहते थे। कौन से? जो क्रांतिकारी या राजतंत्र वाले, ठीक है, सेटअप का हो चुका था क्रांति से पहले का, ठीक है, प्री रिवॉल्यूशन दिया हो ना, क्रांति के पहले के दिनों में जाना नहीं चाहते थे, ठीक है। दोबारा बताता हूँ इसका, अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। यानी कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने महसूस किया कि जो बदलाव किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, ठीक है, कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया या महसूस किया कि आधुनिकीकरण जो कि मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, वो राजतंत्र जैसी, क्या बोल रहा है कि राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए, जो कि पारंपरिक
ठीक है, ट्रेडिशनल होते हैं पारंपरिक। पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। ठीक है, आधुनिकीकरण जो था नेपोलियन के द्वारा जो बनाया गया था वो क्या है, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने में सक्षम था। ठीक है, उसके बाद वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। ठीक है, इट कुड मेक पावर द इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग, यानी और अधिक क्या ताकतवर और मजबूत बना सकता था। उसके बाद एक आधुनिक सेना एक आधुनिक सेना कुशल ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। एक आधुनिक सेना और कुशल नौकरशाही और डायनामिक इकोनॉमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था और फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद और सर्फडम या सरडम बोलते हैं, गुलाम या भू दासत्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो की समाप्ति, ठीक है, इन सभी की क्या है, समाप्ति यूरोप के निरंकुश, ठीक है, ऑटोक्रेटिक यानी यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकता था। स्ट्रेंथ यानी ताकत है, ठीक है, या शक्ति प्रदान कर सकता है। दोबारा बताता हूँ इस लाइन की कि एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकता था या कर सकते थे। ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था कि 1815 में यूरोपियन पावर्स मिलकर उन्होंने, कौन कौन से थे, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर क्या है, एक डिक्टेटरशिप जो कि तानाशाही नेपोलियन को क्या है, हराया था। उसके बाद के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया। वो फिर मिलकर वियना में क्या है, एक सेटलमेंट समझौता तैयार किया। उसके बाद इस कांग्रेस यानी इसकी सम्मेलन की ऑस्टिन यानी अध्यक्षा किसने की, ऑस्टिन, चांसलर ऑस्टिन के इस सम्मेलन की मेज़बानी या ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी प्रधानमंत्री ड्यूक मेटरनिख ने की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, जितने भी प्रतिनिधि भाग लिए थे उन्होंने 1815 की जो वियना संधि को तैयार किया, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, चेंज जो यूरोप में लाए गए थे नेपोलियन के वॉर के समय, उनको क्या है, ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन युद्धों के दौरान जो जितने भी बदलाव हुए थे उनको क्या है, उन सारे बदलावों को क्या है, ख़त्म करना था। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए
उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो फ्रांस में बुर्बो राजवंश हटाया गया था, बुर्बो राजवंश को फिर उन्होंने क्या है रिस्टोर किया, दोबारा सत्ता में लाए। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बो डायनेस्टी का अंत हुआ था, तो उसके बाद बुर्बो जो राजा थे उनको वापस लाया गया। ठीक है, या उनको बुर्बो राजवंश को क्या है सत्ता वापस दी गई। उसके बाद फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा था। फ्रांस ने उन सारे टेरिटरीज यानी क्षेत्रों को खो दिया जिन पर नेपोलियन ने अधिकार किया था। ठीक है, जीता था, कब्जा किया था सबको। फिर उसके बाद उसने नेपोलियन के अधीन किया गए थे उन सारे क्या है राज्यों को खो दिया फ्रांस ने। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए यानी सेटअप कर दिए गए। ए सीरीज ऑफ स्टेट यानी कई राज्यों की सीरीज है या श्रृंखला सेटअप की गई बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस की सीमाओं पर। ठीक है, उसके बाद ताकि वो फ्रांस फिर से ये विस्तार अपने राज्य का विस्तार ना कर सके, यानी उनकी फ्रांस प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन यानी विस्तार को रोकना था, यानी फ्रांस दोबारा क्या है भविष्य में विस्तार ना कर सके अपने राज्य का। ठीक है, जैसे नेपोलियन ने किया था दोबारा, इसलिए क्या है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य सेटअप कर देंगे वियना संधि के तहत। अब देखते हैं किंगडम ऑफ द नेदरलैंड विच इज़ इंक्लूड द बेल्जियम सेटअप इन द नॉर्थ में क्या है उत्तरी सीमा में देखें नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया। ठीक है, जिसमें बेल्जियम शामिल था। नीदरलैंड सेटअप कर दिया और जिसमें क्या है बेल्जियम स्थापित था। फिर आगे देखें दक्षिण में पिंडमोट। ठीक है, दक्षिण में अगर देखें पिंडमोट इज द साउथ, दक्षिण में पिंडमोट में जिनेवा जोड़ दिया, जिनेवा को जोड़ दिया पिंडमोट के दक्षिण में। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, पर्शिया को इम्पोर्टेंट क्षेत्र दिए गए पश्चिमी सीमा पर, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तर में इटली का नियंत्रण सौंप दिया। ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया इटली का, नॉर्थ इटली का। ठीक है, उसके बाद देखें मगर नेपोलियन ने जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था, महासंघ बनाया था, शुभ संघ बनाया था 39 राज्यों का, वो वैसा का वैसा ही रख दिया, लेफ्ट अनटच्ड यानी उसको छुए बगैर क्या है वैसा का वैसा ही बरकरार रखा। इसके बाद देखते हैं मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा, उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, रशिया को क्या है ईस्ट में रशिया को, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया, रूस को क्या दे दिया पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया। फिर देखें जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया, पर्शिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया, और जबकि दे दिया गया। उसके बाद इसका सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था, यानी इन सभी का इंटेंशन यानी उद्देश्य था रिस्टोर ऑफ द मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र को सेटअप करना वापस। ठीक है, राजा महाराजाओं का दोबारा वापस उनकी सत्ता लाना। ठीक है, उनको बहाल करवाना कह सकते हैं, वापस सत्ता उनकी चलाना राजा महाराजाओं का यानी राज सिस्टम वापस लाना। ठीक है, मोनार्की सिस्टम जिन्हें नेपोलियन ने क्या कर दिया था ओवरथ्रोन यानी बर्खास्त कर दिया था, जड़ से उखाड़ दिया था राजतंत्र को।
ठीक है। इनका मुख्य वियना संधि के तहत इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो राजा नेपोलियन के द्वारा हरा दिए गए थे या उनका राजतंत्र उखाड़ दिया गया था, उनको वापस सौंप दिया जाए और उनको सत्ता में वापस लाया जाए। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादिता व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। साथ में क्या है, कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिव सिस्टम था या रूढ़िवादी जो सिस्टम था उसको यूरोप में वापस निर्माण करना था। आगे देखते हैं। 1815 में स्थापित रूढ़िवादिता शासन व्यवस्था निरंकुश थी, ठीक है, उस पर कोई अंकुश नहीं था, ठीक है। उसके बाद वे आलोचना और असहमति, ठीक है, वो आलोचना और डिसेंट असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, यानी टॉलरेट डिड नॉट। स्टार्टिंग में क्या था, वो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा और उन्होंने क्या है, उन एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों को क्या है, करब यानी दबाना चाहा या ख़त्म करना चाहा जो उन पर क्या है, क्वेश्चनिंग कर रहे थे, यानी सवाल उठाती थी सरकार की वैधता पर, ठीक है, और सरकार की निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाते थे, उनको क्या है, ख़त्म करने चाहती थी, दबाना चाहती थी। फिर आगे देखते हैं। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, यानी कहने का मतलब ज़्यादातर क्या है, सेंसरशिप लॉ कानून लागू कर दिया ताकि उनको ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ज़्यादा आज़ादी नहीं दी गई उनको, उनके विचारों को छापना, जैसे कि न्यूज़पेपर में, बुक्स में, नाटकों में, सॉन्ग्स वगैरह में, ठीक है, गीतों में, उन बातों पर नियंत्रण लगाना चाहती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। मोस्ट से ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया विचार, फ्रांसीसी क्रांति के विचार झलकते थे ताकि क्रांति दोबारा ना हो, ठीक है, विद्रोह दोबारा ना हो वैसा। उसके बाद देखते हैं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति, लेकिन फिर भी देखें, फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी या याददाश्त थी, उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। उदारवादियों को, लिबरल्स होता है उदारवादी, फिर भी उनको क्या है, प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक जो नई one of a major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order। न्यू कंजर्वेटिव आ गया ना। नई रूढ़िवादिता व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था। उनका क्या मुद्दा था कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस की आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, द रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति, यूरोप में क्रांति हुई थी, वो क्रांति कैसे हुई थी 2.4 में देखते हैं। द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, ठीक है। अब क्रांतिकारी कौन कौन थे वो देखते हैं। जो यूरोप में जो क्रांति की थी उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन थे। फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादियों को क्या है, भूमिगत कर दिया था। 1815 के बाद देखें
बाद के वर्षों में दमन के भय से, रिप्रेशन यानी दमन, ठीक है, के भय से अनेक जो उदारवादी और राष्ट्रवादी जो लोग थे, क्रांति करना चाहते थे, वो क्या है, अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, भूमिगत हो गए, ताकि मर ना जाए, ठीक है। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए, यानी सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, गुप्त संगठन बोल सकते हैं या समाज बोल सकते हैं, यहाँ पर संगठन कहेंगे। गुप्त संगठन स्प्रिंग अप यानी उभर के आए बहुत सारे यूरोपियन स्टेट साम्राज्य में, जो कि क्रांतिकारियों को क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके आइडिया को, विचारों को और अधिक क्या है, बढ़ा रहे थे या फैला रहे थे, ठीक है, किस तरह क्रांति करनी है, कब करनी है, ठीक है। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था, यानी कहने मतलब क्रांतिकारी का मतलब था कि हमें अपोज द मोनार्किकल यानी राजतंत्र जो सिस्टम था, राजतंत्र यानी राजा के विरुद्ध क्या है, क्रांति कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्या है, गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब सेंसरशिप लागू थी तो राजा के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, सर्व सत्ता वही थी, राजा। जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, ठीक है, मोनार्की सिस्टम था, वो कब स्थापित किया गया था, वियना सम्मेलन के बाद, ठीक है। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबंध होना, साथ ही उदारवादी थे, वो अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए क्या है, लड़ रहे थे। उसके बाद ज़्यादातर उसमें क्या थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज़्यादातर क्रांतिकारी थे वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना, राष्ट्र राज्य, एक राष्ट्र के नाम पर लड़ रहे थे, ठीक है, कि हमें ऐसा राष्ट्र राज्य बनाना है जिसमें क्या है, फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो, तो उसके संघर्ष के लिए क्या है, स्वतंत्रता की संघर्ष के लिए वो लड़ रहे थे और उसको अनिवार्य मानते थे, ठीक है, राष्ट्र राज्य के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, तो उसके लिए लड़ रहे थे। तो ये तो विचार थे, किसके लिए लड़ रहे थे, क्रांति क्यों आवश्यक थी, एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा तो उसमें क्या है, सभी को आज़ादी मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए वो लड़ रहे थे। इसके बाद देखते हैं, ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी, ऐसा ही इटली का क्रांतिकारी था जिसका नाम था जुसेप्पे मैज़नी, ठीक है। जुसेप्पे मैज़नी का जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ था। वह एक कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य भी बना, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, ठीक है, वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश दे दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। फिर देखते हैं एग्जाइल इन 1831, ठीक है, 1831 में लिगुरिया की क्रांति में सहयोग करने के कारण उसको क्या है, देशद्रोह के रूप में 1831 में उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बाद उसने 2 और भूमिगत संगठन बनाए, ठीक है। फर्स्ट था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, बर्न में यंग यूरोप, ठीक है। इसने 2 गुप्त
संगठनों का निर्माण किया था। और 1 या 2 नंबर का पूछ भी सकते हैं। जिस्पी मेज़नी के द्वारा 2 गुप्त संगठन कौन कौन से बनाए गए थे? ठीक है, मर्सलीज में यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप बर्न में। ठीक है, उसके बाद जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा बने। इसमें बहुत सारे क्या है मेंबर्स शामिल हो गए थे, जो कि यंग विचार, जो खुले विचार वाले नौजवान थे ना, वो, जिसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट के बहुत सारे लोग क्या है शामिल हुए थे। उसके बाद देखें, मैसनी का विश्वास था, मैजनी विश्वास करता था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई है। ठीक है, प्रकृति इकाई है। मैजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई है, यानी राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति इकाई थी। तो ये उसका मानना था, यानी मनुष्य ही राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता है, या उसकी मूलभूत कड़ी है, या वही संपत्ति है, वही एक इकाई है। ठीक है, उसके बाद अंत में देखते हैं, इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में बंटे हुए वो नहीं रह सकता था। ठीक है, पैचवर्क या पैबंदों में। ठीक है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ था, वो पैचबंदों कह सकते हैं, पैचवर्क, उसमें नहीं रह सकता। उसे जोड़कर एक व्यापक राष्ट्र बनाना है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसे एक जोड़कर सिंगल स्टेट यूनिफाइड करना है, रिपब्लिक, वो भी गणतंत्र। ठीक है, अंदर एकीकृत करके गणतंत्र बनाना ही था। ठीक है, उन सभी को क्या है, छोटे छोटे राज्य जितने भी बंटे हुए थे, राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था, उन सभी को क्या है यूनिफाइड करके एक एकीकरण करके उनका एक व्यापक राष्ट्र बनाना है। ठीक है, ये उसके विचार थे जिस्पी मेज़नी के। फिर देखते हैं, यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार बन सकता है, यानी अगर ये यूनिफिकेशन हो जाएगा, एकीकरण ही क्या है इटली का मुक्ति का आधार बन सकता है। ठीक है, आज़ादी का। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके इस मॉडल की देखा देखी उसने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए, और गुप्त संगठन क्या है सीक्रेट सोसाइटी सेटअप किए गए। कहाँ, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में भी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मैसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया। मैसनी के द्वारा राजतंत्र का जबरदस्त विरोध किया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मैसनी के द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया, जबरदस्त विरोध किया गया। और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। यानी कहने का मतलब विजन ऑफ डेमोक्रेटिक, यानी अपने रिपब्लिक जो लोकतांत्रिक स्वप्न देखा था, उसके तहत उसने क्या है रूढ़िवादियों को हरा दिया फाइट करके। उसके बाद मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मैटरनिक ने भविष्यवाणी की थी कि जिस्पी मैसनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ये आपका 2.4 पार्ट ख़त्म हो गया। थैंक यू।